नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में रिएक्शन से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चों को डाउट हो रहा है और बच्चे क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। तो आज आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में पूरा रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हैं और पढ़ाने के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आपको समझाना है किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में रिएक्शन का यूज होता है, जिससे आप क्वेश्चन का आंसर देखते ही लगा लें। देखिए, पहले थोड़ा आप समझ जाइए कि होता क्या है। देखिए, रिएक्शन का मतलब देखिए अपने अपने भाषा में यूज करें तो रिएक्शन का मतलब ये समझिए, इसको अपन दूसरे वे में ना लीजिएगा। देखिए, जैसे पापा और मम्मी अपने खुद के पापा मम्मी हो गए और पापा मम्मी से हम स्वयं पैदा हो गए। कौन पैदा हो गए? हम पैदा हो गए। तो ये हमेशा याद रखिए, पापा मम्मी के हिसाब से क्या हुए? हम क्या हुए? उत्पाद। उनके बच्चे हुए तो क्या हो गए? उत्पाद हो गए। तो ये पूछता है कि जो दोनों क्रिया में भाग लेते हैं, रिएक्शन में दो चीजें भाग लेती हैं, तो उनसे वो क्या कहलाता है? अभिकारक। वो दोनों क्या है? अभिकारक हैं। और जो स्वयं जो हम बने तो हम क्या हो गए? उनके उत्पाद हो गए। ठीक है। इसी प्रकार जैसे दो चीज ए और बी दोनों आपस में मिले तो क्या बना दिए? ए बी बना दिए। क्या बना दिए? ए बी बना दिए। तो ए बी हमारा क्या होगा? उत्पाद होगा और ए क्या होगा? अभिकारक होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझ जाइए, जैसे आप गर्मी के दिनों में शरबत बनाते हैं तो पानी में जैसे ही नमक और नींबू डालते हैं तो नींबू से क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है। तो जो आप जो चीजें मिलाते हैं तो वो आपका अभिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिकारक। और उनसे मिलकर एक क्या बन जाता है? हमारा शरबत। तो शरबत हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना। चलिए, अब देखिए रिएक्शन की ओर चलते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है? एक होता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए, आपको हमेशा इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्माक्षेपी में। तो एक आप याद रखिए, ऊष्माशोषी, शोषी मतलब शोषण करता है, मतलब अपने अंदर ग्रहण करता है। क्या करता है? ऊष्मा को ग्रहण करता है, अपने अंदर ग्रहण करता है। ठीक है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। इससे उदाहरण पूछता है कि ऊष्मा ग्रहण कौन कौन सी चीजें, मतलब ऊष्माक्षेपी के अंदर कौन कौन सी आती है? ऊष्माशोषी के अंदर। इसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, बर्फ का पिघलना क्या होता है? बर्फ। देखिए, बर्फ जब एकदम ठंडा हो जाता है, जैसे जब पानी एकदम ठंडा हो गया 0 डिग्री में, तो बर्फ बन जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे वो थोड़ा हीट, मतलब जहां गर्मी पाता है, सूर्य का प्रकाश पाता है, उष्मा जैसे ही पाता है तो उष्मा को अवशोषण करके क्या बना देता है? पानी में। बर्फ का पिघलना मतलब वो पानी बन जाता है। तो किसका उदाहरण होगा? ऊष्माशोषी, मतलब उष्मा का शोषण कर लेगा और पानी बना देगा। ठीक है। फिर इसी प्रकार लोहे का जंग लगना। लोहे पर जो जंग लगना होता है, लोहे पर जंग लगना क्या है? एक लोहे पर जंग, जैसे बाहर की क्या करती है? उष्मा को अवशोषित कर लेगा, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा और क्या कर लेगा? जंग लगा लेगा। इसी के साथ साथ पानी का वाष्पीकरण होगा। पानी का वाष्पीकरण आप जैसे सोचिए कि पानी को जब तक आप गर्म नहीं करेंगे, आप अपने दैनिक जीवन में सोचिए, जैसे ठंडी के दिनों में पानी को गर्म किया जाता है और जब गर्म करेंगे तो जब 100 डिग्री के आसपास जाता है तो पानी क्या होने लगता है? उबलने लगता है। तो ऊष्मा के रूप में उड़ने लगता है। तो क्या हो जाएगा? पानी का वाष्पीकरण भी क्या होता है? तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन समझते हैं? सब्लिमेशन। जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो ठोस वाली वस्तु द्रव में न बदल के सीधे वाष्प हो जाती है, उसको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ठीक है। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वही चीज हो गई जैसे पानी को गर्म करना, वाष्पीकरण हो गया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या त्याग किया जाता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। अब जैसे देखिए, पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, चूना, अम्ल, सीमेंट, ये क्या होता है? इसमें ऊष्मा छुपी हुई होती है। जैसे जिसके अंदर ऊष्मा छुपी हुई है, जैसे उसको ईंधन मिलता है उससे ऊष्मा बाहर निकलने लगती है। पेट्रोलियम क्या होती है? ऊष्मा रहती है, जैसे उसको अगर माचिस से आग लगाते हैं तो उसमें क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलने लगती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है। मैंने अब रिएक्शन स्टार्ट होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए 3 चीजें याद रखिए। ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। इसके साथ साथ हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन का जुड़ना होगा और हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। यही साथ साथ याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, मतलब पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव प्लस। जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो प्लस चार्ज आता है। ठीक है। अब देखिए उदाहरण के लिए, जैसे देखिए यहाँ पर Cu था प्लस O2 था, तो ये हमारा बन गया CuO। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अब देखिए ऑक्सीकरण कैसे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कापर था, कापर और ऑक्सीजन अलग अलग, ये हमारे अभिकारक थे, तो देखिए उत्पाद, प्रोडक्ट बन गए। तो ये दोनों देखें तो क्या होगा? ये हमारा कापर जाके इससे ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो कापर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ये किस प्रकार की रिएक्शन होगी? ऑक्सीकरण होगी। सेम एक और उदाहरण देख लीजिए, Mg, मैग्नीशियम दिया है और ऑक्सीजन दिया गया है, तो ये देखिए अलग अलग है, ये जाके एक साथ जुड़ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो ये देखिए एक प्रकार की क्या हो जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो किस प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी? क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन था, क्या था हमारा? हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन, ये सब अलग अलग थे, लेकिन ये देखिए हाइड्रोजन के साथ जल बना दिया, H2O मतलब जल बना दिया और यह हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। आपको सिर्फ याद रखना है कि यहाँ देखिए कापर भर था, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण होगा, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण होगा, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण होने वाला है। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया, इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। आपको याद रखना है अपचयन अभिक्रिया या इसको रिडक्शन अभिक्रिया बोला जाता है, हमेशा याद रखिए। इसमें क्या
क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता था, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन का निकलना, अब क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना, और इसमें इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, उसमें इलेक्ट्रॉन का त्यागना था, इसमें इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होगा। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण क्या होंगे, देखिए CuO क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन अगर निकल जाएगा तो हमारी किस प्रकार की हो जाएगी, अपचयन। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन हमारा निकल गया, तो Cu हो गया और हाइड्रोजन के साथ हो गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, तो किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी, अपचयन हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए Fe2O3 बना है ना, और इसको देखिए 3O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारा आयरन बचेगा, और यहाँ से आयरन देखिए हमारा ऑक्सीजन निकल गया, तो किस प्रकार की अपक्रिया होगी, अपचयन होगी। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन था और 3H2 मतलब हाइड्रोजन था, ये अलग अलग थे। यहाँ पर देखिए अमोनियम बन गया और हमारा हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस प्रकार की अपक्रिया आएगी तो बन जाएगी। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, तो रेडॉक्स अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, एक साथ दोनों ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। हमने ऑक्सीकरण पढ़ा, अपचयन पढ़ा, तो जिनमें दोनों एक साथ अपक्रियाएं होंगी वो क्या होगी, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड है और ये कार्बन से मिल रहा है, तो क्या बन रहा है, जिंक, देखिए ऑक्सीजन का जो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो देखिए यहाँ से अलग हो गया। लेकिन यहाँ कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन। तो दोनों एक साथ अपक्रिया हो रही है, तो क्या हो जाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट दिया है, तो यहाँ पर जिंक देखिए, जिंक किससे मिल रहा है, ऑक्सीजन से मिल रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, जिंक SO4 हो रहा है, जिंक सल्फेट, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट था, यहाँ ऑक्सीजन था, तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन, मतलब ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक चीज और समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिंक क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक का क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 प्लस आ रहा है, जिंक के ऊपर 2 प्लस आ रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया। यहीं पर कॉपर देखिए क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो कॉपर के ऊपर ऑलरेडी 2 प्लस क्या होता है, 2 प्लस ऑलरेडी होता है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर इसमें क्या हो गया, पूरा प्रॉपर कॉपर बन गया। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब एक और उदाहरण है, देखिए 2H2O प्लस O2, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है, H2O बनाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जुड़ना अपचयन हो गया। तो एक किस प्रकार की अपक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया होने वाली है। ठीक है, देखिए अब अगला हमारा है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया होती क्या है, जिसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब संयोग अपक्रिया। एक प्रकार से संयोजन अपक्रिया मतलब दो लोगों का जोड़, एक प्रकार से समझिए, दो लोगों जैसे माता पिता का हो गया, या शादी ब्याह में जैसे पति पत्नी का हो गया, तो ये संयोग। तो जैसे देखिए एक ए था और बी था, इन दोनों ने मिलकर इनका उत्पाद क्या बन गया, AB, तो इसी को बोला जाएगा संयोजन अपक्रिया। क्या बोला जाएगा, संयोजन अपक्रिया, मतलब क्या होता है, अभिकारक होता है, 2 अभिकारक थे उनसे मिलकर एक उत्पाद बन गया, तो ये संयोजन अपक्रिया होगा। जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, CO2 उत्पाद, मतलब 2 अलग अलग थे एक बना दिए, तो इसको बोला जाएगा संयोजन अपक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ना, एक प्रकार से, एक प्रकार समझिए संयोजन। इसी का उल्टा होता है वियोजन अपक्रिया। क्या होता है, वियोजन, संयोजन का उल्टा ही होता है वियोजन अपक्रिया। वियोजन का अपक्रिया का मतलब होता है टूटना। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, संयोजन का मतलब क्या होता है, जब 2 लोग आपस में जुड़ते हैं, अब इसको ऐसे समझिए, 2 लोग आपस में जुड़ते हैं, जैसे 2 लोगों की लड़ाई चल रही है, 2 लोग आपस में लड़ेंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी खत्म करेंगे, क्या करेंगे, एनर्जी खत्म करेंगे, तो इसीलिए बोला जाता है उष्मा छेपी, उष्मा का छेप कर रहे हैं, मतलब उष्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पर देखिए जब वियोजन होता है, वियोजन का मतलब अपक्रिया क्या होती है, वियोजन मतलब जब टूटते हैं, टूटते कब हैं, जैसे देखिए कोई बर्फ बना हुआ था, जब वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तभी तो टूटेगा, तो उष्मा का अवशोषण करते हैं, क्या करते हैं, उष्मा का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर वियोजन अपक्रिया में क्या हो जाता है, उष्मा शोषी अपक्रिया होती है। वियोजन का मतलब एक प्रकार से होता है, कोई आदमी अलग हो रहा है तो अगर उसको मलहम पट्टी लगवाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको मतलब ताकत देनी पड़ेगी, इसलिए उष्मा को ग्रहण करेगा। अब इसका उदाहरण देखिए, उष्मा से वियोजन अपक्रिया, जैसे AB है, कोई प्रोडक्ट हमारा AB बना हुआ है तो उससे अलग अलग बन जाएंगे A और B, मतलब टोटल हमारा AB अभिकारक था तो ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया AB। इनका उदाहरण जैसे देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट था, तो इसको जैसे ही हमने क्या किया, इसको उष्मा दिया तो ये हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया। इसमें 3 टाइप होते हैं, कितने टाइप, 3 टाइप। पहला होता है उष्मी वियोजन, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। उष्मी वियोजन क्या होता है, जब CaCO3 को उष्मा दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है। ठीक है, याद रहेगा, इसको याद रखिएगा। दूसरा होता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है, जो जल होता है 2H2O को जब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उत्प्रेरक की जगह पर, मतलब इसको वियोजन दिया जाता है तो ये हमारा टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तीसरा होता है हमारा प्रकाशी वियोजन।
प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, AgCl2, मतलब सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। अब देखिए मैंने आपको बताया ना, ये क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है Ag, देखिए AgCl मतलब ये उत्पादक था, पूरा अभिकारक था, इससे दो प्रोडक्ट बनाते, क्या हो गया, टूट गया, मतलब वियोजन हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे तो वियोजन हो गया। इसके 3 उदाहरण याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली हमारी अपक्रिया है उत्क्रमणी अपक्रिया। उत्क्रमणी अपक्रिया होती है जो दोनों तरफ से हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इधर से किसी को अगर पुश देते हैं तो उधर चलाए, उधर से पुश करें तो इधर आ जाए, तो इसी को उत्क्रमणी अपक्रिया बोली जाती है, जैसे दोनों तरफ से हो। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अभिकारक उत्पाद बन जाए और उत्पाद अभिकारक बन जाए। जैसे देखिए पानी को आप, जैसे पानी ठंडा होता है तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, फिर जब उसको उष्मा मिलती है तो फिर क्या आ जाता है, वो पानी में आ जाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई। तो ये जैसे देखिए अमोनिया N2 + 3H2, जब इसका अमोनिया का निर्माण हुआ तो क्या होता है, अमोनिया से हमारा ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से हमारा अमोनिया भी बन जाता है। इसका सिंबल ए होता है, दोनों तरफ से एरो को दर्शाया जाता है। अब देखिए इसी का उल्टा होता है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया एक ही होती है, मतलब जब अभिकारक से उत्पाद बन गया तो फिर उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। जैसे देखिए आप पेट्रोलियम को जला दिए, पेट्रोलियम से आप ईंधन का यूज कर लिए, तो पेट्रोलियम जब कोयला अगर आपका धुआं बन के उड़ गया तो क्या उससे दोबारा पेट्रोलियम बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। जैसे इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे C+O2, जैसे इसका क्रिया करेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2 गैस बन जाएगी। अब क्या CO2 से फिर उल्टा बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये हमारी एक क्या हो जाएगी, अनुत्क्रमणीय। जैसे CO यहाँ पर है प्लस O2, इससे CO2 बन जाएगी, तो ये भी हमारी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होने वाली है। अब होती है मेन इंपॉर्टेंट अपक्रिया हमारी विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, विस्थापन मतलब किसी चीज को विस्थापित कर देना। जैसे हम अगर यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं और हम दोनों में से किसी, मेरे को यहाँ से 2 लोग हैं और एक और आदमी है, तो हम दोनों में से अगर जुड़े हुए हैं तो मेरे दोनों में से किसी को विस्थापित करके वो आदमी यहाँ पर आ जाए। अब विस्थापित कौन करेगा, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली का मतलब जैसे देखिए आपके घर में पहले किसके, पापा का या दादा का चलता रहा होगा, लेकिन अब किसका चल रहा है। अब जैसे पीढ़ी बदलने लगती है, पापा थोड़े वृद्ध होने लगते हैं तो फिर पापा लोगों की चलने लगती है, तो उनका स्थान भाई जिसकी ताकत ज्यादा है वो आ जाता है। तो विस्थापन अपक्रिया में यही होता है, जिसकी पावर ज्यादा होती है। देखिए AB था और प्लस C था, तो अब ये क्या हो गया, C की ताकत ज्यादा थी तो ये B को बाहर कर दिया और खुद आके बैठ गया, तो ये विस्थापन अपक्रिया होती है। तो एकल विस्थापन है, जिसमें एक का अगर विस्थापित होता है तो एकल विस्थापन होगा। तो उदाहरण देख लीजिए, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर जिंक से ज्यादा ताकती था, तो इसने क्या कर दिया, इसको यहाँ से, तो जिंक इसमें आ गया, जिंक क्या कर दिया, जिंक ज्यादा शक्तिशाली था, जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, देख लिया एक विस्थापन। अब द्वितीय जो विस्थापित रिएक्शन होगा किस प्रकार से होगा, जैसे देखिए AB और CD दिया है, अभिकारक दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर देगा, B को दूसरे में कर देगा, तो B को प्रतिस्थापित कौन कर देगा, C कर देगा, तो ये हमारा AC बन जाएगा और B किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, तो B इसको प्रतिस्थापित कर देगा तो BD हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा क्या होता है, इसमें 2 प्रकार की होती है, जो द्वितीय स्थापित रिएक्शन होती है, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक अपक्षेपण अपक्रिया होती है। अपक्षेपण अपक्रिया क्या कहलाती है, देखिए अपक्षेपण अपक्रिया में 2 बिलियन घुलनशील रहेंगे, क्या रहेंगे, 2 बिलियन घुलनशील होकर और क्या बनाएंगे, एक अघुलनशील बनाते हैं। तो हमेशा पूछा जाता है AgNO3 प्लस NaC मिलकर AgCl बनाएंगे और प्लस NaNO3 बनाते हैं। तो ये उदाहरण पूछा जाता है, किस कलर का छोड़ता है, तो सफेद, लेकिन ये किसके रहेगा, व्हाइट रहेगा, लेकिन किसके मतलब क्या रहेगा, अविलेय रहेगा, मतलब ये घुलनशील नहीं रहेगा। और ये दोनों क्या होते हैं, घुलनशील होकर ये क्या करते हैं, अघुलनशील बनाते हैं। तीसरा होता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण दूसरा प्रकार होता है, किसका, द्वितीय वाले का दूसरा होता है उदासीनीकरण। तो इसमें देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और प्लस जल बनता है। क्या बनता है, अम्ल और क्षार मिलेंगे तो आपको पता है कि अम्ल और क्षार मिलते ही क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। इसमें 3 कंडीशन आती है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेगा तो क्या होगा, प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार भी जब मिलता है तो दोनों उदासीन हो जाएंगे। तो उदासीन हो जाएंगे तो देखिए प्रबल है तो कट जाता है, इसलिए लवण और जल बनेगा, जिसका pH मान क्या होगा, 7 होगा। उदासीन रहेगा तो 7 बनेगा। यहीं पर होता है जब प्रबल अम्ल रहेगा दुर्बल क्षार रहेगा, तो जिसकी शक्ति ज्यादा रहेगी तो वही रहेगा ना। तो प्रबल अम्ल है तो प्रबल अम्ल की शक्ति ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, हमारा लवण बनेगा। इसमें भी लवण और जल ही बनेगा, लेकिन इसका pH मान कितना हो जाएगा, अम्लीय बनेगा, अम्लीय। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, इसलिए इसका pH मान 7 से कम होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल है। अब यहाँ पर दुर्बल अम्ल दे दिया, दुर्बल अम्ल दे देगा और प्रबल क्षार दे देगा, तो शक्ति किसकी ज्यादा है, क्षार की ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये क्षारी लवण बनेगा वही लवण और जल बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, क्षारी लवण बनेगा, जिसका pH मान 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि क्षार क्या होता है, 7 से 14 के बीच में होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए जो विस्थापित अभिक्रियाएं होती हैं उसमें से मैंने आपको थोड़ा ये बताने के लिए भूल गए थे, इसको देखिए किस प्रकार से याद रखिए। जिसकी ज्यादा क्षमता होती है वो उसको प्रतिस्थापित करेगा। मैंने आपको बताया था जिसकी ज्यादा क्षमता होगी उसको प्रतिस्थापित करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए AgNO3 NaC लिखा है, तो Ag किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ। यहाँ पर देखिए Ag यहाँ पर Cl कर लीजिए,
क्या हो जाएगा AgCl। तो ये क्या हो जाएगा AgCl के साथ जुड़ गया, तो मतलब ये किसको प्रतिस्थापित कर दिया, Na को स्थापित कर दिया, मतलब Ag की क्षमता Na से ज्यादा है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख लीजिए Na कहाँ लिखा है, A लिखा गया है, और Ag कहाँ पर है, Ag यहाँ पर देखिए। तो किसको प्रतिस्थापित कर दिया, तो Na ने किसको प्रतिस्थापित कर दिया, Ag कर दिया, तो NaNO3 हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया, जुड़ गया, और Ag को हटा दिया, तो Ag फिर किसके साथ जुड़ गया, AgCl के साथ जुड़ गया। तो इस प्रकार से होता है। तो इस सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर इसके बाद ए, फिर ए इसके बाद ऐसे। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये 4 ऑप्शन देता है, 3 ठो सही रखेगा, 1 ठो गलत रखेगा, तो उसमें भी पूछ लेता है सबसे ज्यादा किसकी क्षमता सबसे ज्यादा है। तो ये फॉर्मेट याद रखिए, KNA, मतलब इसको सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इसको आयरन, इस प्रकार से पूरा याद कर लीजिए, तो आपका 100% पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार जितनी भी रिएक्शन थी सभी को हमने 15 मिनट की क्लास में कराने की कोशिश की है। अगर थोड़ा बहुत भी गलती हुई होगी तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ जिस टॉपिक में न बने तो कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।